हेलो यूट्यूब। सो वेलकम बैक टू सोशोलॉजी ऑप्शनल सीरीज। अभी तक हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर चुका है हम, एंड यूनिट 4 का हम एमिल डर्कहाइम तक कर चुके हैं। तो दिस वीडियो इज अबाउट कार्ल मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्क्स। ठीक है। सो कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट। तो कार्ल मार्क्स जो उनकी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट की नहीं थी, वो फिलोसोफर भी थे। मतलब वो सिर्फ इकोनॉमी का स्टडी नहीं कर रहे थे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटी काम कैसे करती है। ठीक है। इनइक्वालिटी क्यों होती है और हिस्ट्री किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये सब कुछ मार्क्स से हमें पता चलता है। ठीक है। सो फॉर मार्क्स द इकोनॉमी इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स द इनविजिबल स्केलेटन दैट शेप्स एवरी लॉ, बिलीफ एंड कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। सो अब ये लाइन जो है ये मार्क्स की पूरी सोशियोलॉजी का फाउंडेशन है। मार्क्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इकोनॉमी एक्चुअली सोसाइटी का इनविजिबल स्केलेटन है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन डायरेक्टली नहीं दिखता है, लेकिन पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, वैसे ही इकोनॉमी सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट और शेप करती है। मार्क्स बोलते हैं लॉज क्यों बनते हैं, रिलीजियन कैसा होता है, पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में चलती है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इन सब के पीछे अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए मार्क्स के लिए सोसाइटी को समझने का स्टार्टिंग पॉइंट इकोनॉमी है। So Karl Marx was a German philosopher and economist who argued that human history is driven by material conditions, specifically how we produce what we need rather than by ideas or culture. अब यहाँ मार्क्स का कोर आर्ग्यूमेंट आ गया। बहुत से थिंकर्स बोलते थे कि हिस्ट्री आइडियाज से बनती है। कोई रिलीजन को इंपॉर्टेंट बोलता था, कोई मोरालिटी को, कोई कल्चर को। लेकिन मार्क्स ने कहा नहीं, हिस्ट्री को एक्चुअली ड्राइव करते हैं मटेरियल कंडीशंस। मटेरियल कंडीशंस का मतलब हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कैसे करते हैं, खाना कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कपड़ा कैसे बनाते हैं, रिसोर्सेज का ओनरशिप किसके पास है, प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल किसके पास है। यही फैक्टर्स हिस्ट्री को मूव करते हैं। अब हम मार्क्स की सबसे फेमस थ्योरी पर आते हैं, जो कि है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। Historical materialism is Marx's philosophy that views economic forces as the primary driver of human history and social change. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को यूपीएससी में मार्क्स की बैकबोन थ्योरी माना जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन हिस्ट्री का मेन ड्राइवर इकोनॉमिक फोर्सेस हैं। मतलब अगर सोसाइटी बदलती है, इंस्टीट्यूशंस बदलते हैं, रिवॉल्यूशंस आते हैं, तो उनके पीछे सबसे बड़ा रोल इकोनॉमी का होता है। मार्क्स के लिए इकोनॉमिक चेंज इज इक्वल टू सोशल चेंज। मतलब इज इक्वल टू नहीं, इकोनॉमिक चेंज लीड्स टू सोशल चेंज। ये रिलेशनशिप सेंट्रल है। दिस इज मार्क्स थ्योरी ऑफ हाउ सोसाइटीज डेवलप ओवर टाइम। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि सोसाइटी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव कैसे करती है। प्रिमिटिव सोसाइटी से स्लेवरी, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म से सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ये पूरा डेवलपमेंट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्सप्लेन करता है। Instead of focusing on ideas or politics, Marx argued that how society produces its material goods shapes its entire culture and structure. सो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सोसाइटी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उस सोसाइटी प्रोडक्शन कैसे करती है। एग्रीकल्चर बेस्ड है या इंडस्ट्रियल है या टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, ओनरशिप किसके पास है। यही फैक्टर डिसाइड करेंगे उस सोसाइटी के पॉलिटिक्स को, रिलीजन को, एडुकेशन को, कल्चर को और मीडिया को, इनफैक्ट सब कुछ को। ठीक है। सो द इकोनॉमिक बेस ऑलवेज शेप्स एंड मेंटेन्स द सुपरस्ट्रक्चर। ये मार्क्स का फेमस बेस सुपरस्ट्रक्चर का मॉडल है। इकोनॉमिक बेस नीश होता है, उसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर खड़ी होती है। तो सबसे नीचे जो होगा वो इकोनॉमिक बेस होगा एंड उसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर खड़ी होगी। मतलब इकोनॉमिक चेंजेस लीड्स टू पॉलिटिकल चेंजेस, लॉ चेंजेस, रिलीजन चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है। इसीलिए मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस ज्यादा पावरफुल है और सुपरस्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो द बेस का जो ये अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, द बेस इज द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। बेस मतलब सोसाइटी की इकोनॉमिक फाउंडेशन। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, वैसे ही सोसाइटी की फाउंडेशन इकोनॉमी है। मार्क्स इस फाउंडेशन को बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं।
अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, जो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इनफैक्ट सोशियोलॉजी में हम कुछ भी पढ़ेंगे, दीज आर ऑल थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मार्क्स या फिर कोई भी थिंकर्स कुछ कंट्राडिक्टरी कुछ बोलेंगे जो कि जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट स्टडिंग इट फॉर एकेडमिक पर्पसेस। एंड ऑल्सो डू लीव अ कमेंट इफ यू आर लाइकिंग द मेथड ऑफ दिस covering the lecture, and also do like the video so that it reaches more people। ठीक है। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है टूल्स, फैक्ट्रीज, जो लैंड, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेस, ये यानी प्रोडक्शन करने के लिए जो फिजिकल चीजें चाहिए होती है वो सब आता है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में आता है सोशल क्लासेस, ओनरशिप, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड प्रोडक्शन। तो अब सिर्फ मशीन होने से सोसाइटी नहीं चलती है। क्वेश्चन यह है कि मशीन का ओनर कौन है, लैंड किसकी है, कौन काम कर रहा है, कौन प्रॉफिट ले रहा है, ये सब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। द बेस इज द फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉन विच द रेस्ट ऑफ सोसाइटी इज बिल्ड। मतलब मार्क्स फिर एम्फसाइज करते हैं कि पूरी सोसाइटी इसी इकोनॉमिक बेस के ऊपर खड़ी है। अगर बेस बदलेगा तो इवेंचुअली पूरी सोसाइटी बदलेगी। बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द बेस। सो अभी तक हमने बेस समझा। अब मार्क्स बोलते हैं कि बेस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर खड़ा होता है जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको बिल्डिंग से रिलेट करके समझो। अगर बेस फाउंडेशन है तो सुपर स्ट्रक्चर पूरी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग फाउंडेशन के हिसाब से ही खड़ी होती है। एग्जैक्टली वैसे ही सोसाइटी की आइडियोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी के ऊपर बिल्ड होते हैं। The superstructure refers to the ideological and political structure of society that is directly shaped by the economic base। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है कि सोसाइटी के सारे आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, मार्क्स बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इकोनॉमिक बेस से ही शेप होते हैं। मतलब इकोनॉमी पहले डिसाइड करेगी, उसके बाद सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगे। तो रिलेशनशिप याद रखना, इकोनॉमिक बेस लीड्स टू सुपर स्ट्रक्चर, नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, ओके। सो इट इंक्लूड्स लॉज एंड लीगल सिस्टम। तो सबसे पहले आते हैं लॉज। मार्क्स के अकॉर्डिंग लॉ न्यूट्रल नहीं होता। लॉ जनरली एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को लॉ प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्राइवेट ओनरशिप पर बेस्ड है। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट, ये सब सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट है। मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट भी अल्टीमेटली डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मार्क्स स्टेट को न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं मानता है। इसके बाद आता है रिलीजन। रिलीजन भी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट याद होगा, विच माइट बी वेरी कंट्रोवर्शियल, बट दिस हैज नथिंग टू डू विथ माई इंडिविजुअल ओपिनियन अबाउट रिलीजन। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। उनका मतलब ये नहीं था कि रिलीजन बेकार है, उनका पॉइंट था कि रिलीजन कई बार लोगों को एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। यानी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने की जगह सफरिंग को डेस्टिनी मान लिया जाता है। कल्चर, आर्ट, मीडिया एंड आइडियोलॉजीज। अब कल्चर भी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। मूवीज, बुक्स, मीडिया, टेलीविजन, एडुकेशन, कॉमन बिलीव्स, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग डोमिनेंट क्लास सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करती, वो आइडियाज को भी कंट्रोल करती है। इसीलिए रूलिंग आइडियाज जनरली रूलिंग क्लास के आइडियाज होते हैं। ये पॉइंट आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंटली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर रिवीजन करें तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कि लॉ आता है, पॉलिटिक्स आता है, रिलीजन, मीडिया, कल्चर, एडुकेशन, आइडियोलॉजी, और इन सबको अल्टीमेटली कौन शेप करता है? इकोनॉमिक बेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसका हेडलाइन है कि द मोटर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री प्रोग्रेसेस थ्रू अ प्रेडिक्टेबल साइकिल नोन एज मैकेनिज्म ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। अब मार्क्स हिस्ट्री को स्टैटिक नहीं मानते। हिस्ट्री कंटिन्यूसली मूव करती रहती है और रैंडमली मूव नहीं करती, उसका एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। इसी प्रोसेस को मार्क्स हिस्टोरिकल चेंज का मैकेनिज्म बोलते हैं। सोशल चेंज हैपेंस व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज द बेस, grows so much that it clashes with old social rules that are the superstructures, leading to a revolution।
ये लाइन पूरी मार्क्सिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ध्यान से समझेंगे कि पहले टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद प्रोडक्शन बदल जाता है, लेकिन पुराने लॉज और इंस्टीट्यूशंस वैसे ही रहते हैं। अब होगा कन्फ्लिक्ट शुरू, और नई इकोनॉमी में पुराने रूल्स, ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और जब कन्फ्लिक्ट एक्सट्रीम हो जाता है तब रिवॉल्यूशन होता है। यही मार्क्स का हिस्टोरिकल चेंज मॉडल है। अब स्टेप बाय स्टेप इस जो चेंजेस होता है वो हम देखते हैं। तो पहला स्टेप है ह्यूमन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटीज कॉन्स्टेंटली इंप्रूव। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, न्यू मशीन्स, बेटर टूल्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, ये सब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेप टू आता है, इवेंचुअली न्यू टेक्नोलॉजी क्लैशेस विद आउटडेटेड सोशल एंड लीगल स्ट्रक्चर्स। अब प्रॉब्लम शुरू होती है कि टेक्नोलॉजी तो मॉडर्न हो गई, लेकिन लॉज और ओनरशिप पुराने ही रह गए। यही कॉन्ट्रडिक्शन है। मार्क्स इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हिस्ट्री का इंजन मानता है। इसके बाद द फ्रिक्शन ट्रिगर्स एन इंटेंस स्ट्रगल बिटवीन द एक्सप्लॉइटिंग क्लास एंड द एक्सप्लॉइटेड क्लास। अब इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन सोशल कन्फ्लिक्ट बन जाता है। एक साइड होती है एक्सप्लॉइटिंग क्लास, दूसरी साइड एक्सप्लॉइटेड क्लास, दोनों के इंटरेस्ट अपोजिट होते हैं। इसी वजह से क्लास स्ट्रगल बिगिन होता है। The conflict ends in a revolution that overthrows the old economic system and installs a new one. कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, एक स्टेज के बाद रिवॉल्यूशन होता है, ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स करता है और उसकी जगह नया इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूडलिज्म लीड्स टू कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म इवेंचुअली लीड टू सोशलिज्म इज व्हाट मार्क्स सेज। ठीक है, तो मार्क्स इसी ट्रांजिशन को हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद आता है मोड ऑफ प्रोडक्शन। In Marxist theory, the mode of production is the specific way a society organizes its economic activity to produce goods, secure services, and ensure human survival. So, अब मार्क्स एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि है मोड ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो सोसाइटी प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज करती है। फॉर एग्जांपल, कौन काम करेगा, कौन ओन करेगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब मिलकर मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाता है। इट इज द स्पेसिफिक वे अ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस इट्स इकोनॉमी। सो इस डेफिनेशन को और सिंपल बना देते हैं कि हर सोसाइटी का प्रोडक्शन सिस्टम अलग होता है। प्रिमिटिव सोसाइटी का अलग, स्लेव सोसाइटी का अलग, फ्यूडल सोसाइटी का अलग और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का अलग। इसी प्रोडक्शन अरेंजमेंट को मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट द मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म्स द इकोनॉमिक बेस, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी। सो अब इंपॉर्टेंट कनेक्शन देखते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन ही बेस है और बेस ही सुपरस्ट्रक्चर को शेप करता है, यानी इनडायरेक्टली मोड ऑफ प्रोडक्शन ही पूरी सोसाइटी को शेप करता है। डज इट मेक सेंस टू यू नाउ? So, which directly shapes its superstructure, including political institutions, laws, culture, and ideology. So, अब मार्क्स फिर reinforce करते हैं कि mode of production बदलेगा तो politics बदलेगी, law बदलेगा, religion बदलेगा, culture बदलेगी, media बदलेगा, education बदलेगी, यानी पूरी superstructure transform हो जाएगी। Every mode of production is an inseparable unity of two distinct elements, forces of production and relations of production. अब मार्क्स बोलते हैं कि हर मोड ऑफ प्रोडक्शन दो पार्ट से मिलकर बनते हैं। पहला फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगला सेक्शन इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगला सेक्शन मैंने रखा है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द मटेरियल एलिमेंट, द एक्चुअल फिजिकल एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस। सो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन करने की एक्चुअल कैपेसिटी, यानी सोसाइटी के पास कितनी प्रोडक्टिव पावर है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, मशीन्स कितनी एफिशिएंट है, वर्कर्स कितने स्किल्ड है, ये सब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स means of production, the non-human tools, factories, machinery, raw materials and land. So means of production में ये चीज आता है। ये सब non-human resources हैं जो production में use होते हैं। इसके बाद आता है physical tools, factories, land and human labor power। यहाँ मार्क्स emphasize कर रहे हैं कि production सिर्फ मशीन से नहीं होता, human labor भी equally important है। मशीन और लेबर दोनों मिलकर प्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। लेबर पावर, द ह्यूमन स्किल्स, नॉलेज एंड फिजिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। लेबर पावर का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें इंक्लूड होती है वर्कर की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, फिजिकल एनर्जी, यानी वर्कर जो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी मार्केट में सेल करता है, मार्क्स उसे लेबर पावर बोलते हैं।
सो अभी तक का अगर रिवाइज करें कि हमने सुपर स्ट्रक्चर देखा, सुपर स्ट्रक्चर में लॉज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, मीडिया, आइडियोलॉजी आया। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हिस्टोरिकल चेंज देखा हमने, जहाँ पे टेक्नोलॉजी पहले आती है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है, फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू रिवॉल्यूशन। इसके बाद मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में बेस और सुपर स्ट्रक्चर होता है, फिर फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होता है, फिर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर पावर। तो ये सब चीज अभी तक हमने कवर कर चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखें कि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। सो द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द सोशल एलिमेंट, द सोशल रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टी लॉज गवर्निंग हु ओन्स एंड कंट्रोल्स द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। गाइज, पिछले सेक्शन में हमने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन देखा था, जिसमें मशीन्स, लैंड्स, फैक्ट्रीज और लेबर पावर आती थी। अब मार्क्स दूसरा कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये फिजिकल चीजों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फैक्ट्री का ओनर कौन है, लैंड किसकी है, मशीन किसकी है, वर्कर सिर्फ काम करेगा या ओनर भी बनेगा। इन सारे रिलेशनशिप को मार्क्स रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इट डिक्टेट्स हु ओन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल मास्टर्स ओनिंग स्लेव्स और कैपिटलिस्ट ओनिंग फैक्ट्रीज। अब मार्क्स एग्जाम्पल्स देकर समझ जाते हैं कि स्लेव सोसाइटी में मास्टर स्लेव का ओनर होता था, फ्यूडल सोसाइटी में लॉर्ड लैंड का ओनर होता था, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट फैक्ट्री का ओनर होता है। यानी हर सोसाइटी में ओनरशिप का पैटर्न अलग होता है, और वही सोसाइटी की क्लास स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। Now, this determines how the economic surplus is extracted and distributed, typically dividing society into opposing classes, for example, owners versus workers. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन तो वर्कर्स करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन का प्रॉफिट किसके पास जाता है, ये ओनरशिप डिसाइड करती है। इसी को मार्क्स इकोनॉमिक सरप्लस बोलते हैं। जिसके पास ओनरशिप होती है वही सरप्लस कंट्रोल करता है, और इसी वजह से सोसाइटी दो ऑपोजिट क्लासेस में डिवाइड हो जाती है, ओनर्स और वर्कर्स। मार्क्स के अकॉर्डिंग यही क्लास डिवीजन हिस्ट्री का रूट कॉन्फ्लिक्ट है। अब एक बार मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिवाइज करते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस बताता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, रिलेशन बताता है कि प्रोडक्शन का ओनर कौन है। इसके बाद जो आता है टॉपिक, दैट इज योर डायलेक्टिकल इंजन ऑफ इवोल्यूशन। सो हाउ हिस्ट्री इवॉल्व्स, द डायलेक्टिकल इंजन। अब मार्क्स बताते हैं इसमें कि हिस्ट्री कंटिन्यूसली इवॉल्व कैसे करती है। ये प्रोसेस डायलेक्टिकल इंजन के थ्रू होता है। ये हेगल के डायलेक्टिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन मार्क्स ने उसको मटेरियल कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। उनके लिए आइडियाज ने इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस हिस्ट्री को मूव कर दिया। सो यहाँ पे स्टेज वन जो है वो है डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कॉज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन टू ग्रो। सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, मशीन्स इंप्रूव होती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूसली डेवलप करते रहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन, ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद न्यू फोर्सेस। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई लेकिन ओनरशिप सिस्टम पुराना ही रह गया, ठीक है। तो यानी न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस का ओल्ड प्रॉपर्टी रिलेशंस रोकने लगते हैं। इसी कॉन्फ्लिक्ट को मार्क्स कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, और मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से मूव करती है। सो नेक्स्ट इज योर रिवॉल्यूशन, सिस्टमिक फ्रिक्शन ट्रिगर सोशल रिवॉल्यूशन। सो कंट्राडिक्शन जितनी बढ़ेगी उतना क्लास स्ट्रगल इंटेंस होगा। एक स्टेज के बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, तब रिवॉल्यूशन होता है, पुराना इकोनॉमिक ऑर्डर कोलैप्स करता है और नया ऑर्डर स्टैब्लिश होता है। मार्क्स के लिए रिवॉल्यूशन एक्सीडेंट नहीं है, यह कॉन्ट्राडिक्शन का इनएविटेबल आउटकम है। So development is over time technological advancement cause the forces of production to grow and evolve. Marx फिर से emphasize करते हैं कि productive forces कभी static नहीं रहती, हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी improve होती रहती है, और ये improvement फ्यूचर सोशल चेंज की फाउंडेशन बन जाती है। नाउ द कंट्राडिक्शन, इवेंचुअली द ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बिकम रिजिड एंड बिगिन टू रेस्ट्रिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यूली एडवांस्ड फोर्सेस। अब ओनरशिप सिस्टम चेंज नहीं होता, पुराने लॉ सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी उनसे बहुत आगे निकल जाती है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमिक टेंशन क्रिएट होगा। यही कॉन्ट्राडिक्शन इवेंचुअली रिवॉल्यूशन का जन्म देगा, ठीक है। सो रिवॉल्यूशन, दिस सिस्टमेटिक
This systemic friction, class struggle, triggering a social revolution that collapses the old system and gives birth to a new mode of production. मार्क्स के अकॉर्डिंग हर रिवॉल्यूशन के बाद सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बदलती, पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल जाता है। ओनरशिप बदलती है, क्लास रिलेशंस बदलते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलती है और उसके साथ पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर स्टेज वन, दैट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। मार्क्स आइडेंटिफाई 5 प्राइमरी सक्सेसिव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू वेस्टर्न हिस्ट्री। अब मार्क्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को स्टेजेस बनाते हैं। उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न हिस्ट्री 5 मेजर इकोनॉमिक स्टेजेस से पास करती है और हर स्टेज का अपना अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन होता था। सबसे पहला स्टेज है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें हम 3 चीज देखेंगे और ये हम डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर नेचर देखें हम, तो अर्ली ट्राइबल सोसाइटीज विद शेयर्ड रिसोर्सेज एंड नो डिस्टिंक्ट सोशल क्लासेस। सो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सोसाइटी ट्राइबल थी, सब लोग मिलकर काम करते थे, रिसोर्सेज कलेक्टिवली यूज होते थे, प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी और सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्लास डिविजन नहीं था। इसके बाद प्रॉपर्टी अगर देखें तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज शेयर्ड बाय ऑल। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं था, लैंड सबकी थी, फॉरेस्ट सबका था, वाटर सबका था, प्रोडक्शन भी कलेक्टिव थी और कंजम्पशन भी कलेक्टिव थी। तो इसमें क्लासेस होगा क्या? क्लासेस नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगा। तो ना ओनर, ना वर्कर, ना रूलर, ना रूल्ड, सब ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन में थे। इसीलिए मार्क्स इस स्टेज को क्लासलेस सोसाइटी बोलते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक बेसिस अगर देखें तो कलेक्टिव ओनरशिप होगा, लो टेक सर्वाइवल विथ नो इकोनॉमिक सरप्लस। तो टेक्नोलॉजी बहुत प्रिमिटिव थी, प्रोडक्शन सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता था, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या सरप्लस का कोई सवाल ही नहीं होता था, ऑलमोस्ट नहीं होता था। और जब सरप्लस ही नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन का भी क्वेश्चन नहीं उठता है। इसके बाद स्टेज 2 में आता है एंशिएंट सोसाइटी। इसमें भी हम वही 3 या 4 कैटेगरीज देखेंगे। नेचर कैसा था? एंशियंट सोसाइटी में इकोनॉमीज बिल्ट ऑन स्लेवरी, क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। अब हिस्ट्री नेक्स्ट स्टेज में मूव करती है एंशियंट सोसाइटी। यहाँ प्रोडक्शन का सबसे जो बेस होगा वो स्लेवरी बन गया। अब 2 क्लासेस एग्जिस्ट करने लगेगा, जो कि स्लेव ओनर्स होगा और स्लेव्स होगा। यहीं से एक्सप्लॉयटेशन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में शुरू करता है, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉपर्टी में इसमें बेस्ड ऑन स्लेवरी होगा, ठीक है। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंसान भी प्रॉपर्टी बन गया, स्लेव को खरीदा और बेचा जा सकता था, यानी ह्यूमन बीइंग्स भी ओनरशिप का ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद क्लासेस भी होगा यहाँ पे, डोमिनेंट क्लास एंड स्लेव ओनर्स, एक्सप्लॉइटेड क्लास आर स्लेव्स। सो अब क्लास डिवीजन क्लियर हो गया, एक साइड ओनर्स हो जाएगा, दूसरी साइड स्लेव्स हो जाएगा और ओनर्स प्रोडक्शन कंट्रोल करने लगेगा, स्लेव्स फोर्सफुली लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, ठीक है। और इकोनॉमिक बेसिस क्या होगा? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ह्यूमंस होने लगेगा, वेल्थ इज जनरेटेड थ्रू फोर्स लेबर। तो यहाँ वेल्थ का सोर्स वॉलेंट्री वर्क नहीं करता था, फोर्स लेबर था, स्लेव को काम करना ही पड़ता था और उसके लेबर से जो वेल्थ क्रिएट होती थी वो स्लेव ओनर के पास जाती थी। अब नेक्स्ट स्टेज इज योर फ्यूडलिज्म। सो नेचर फ्यूडलिज्म का क्या होगा? लैंड बेस्ड इकोनॉमीज ड्रिवन बाय लॉर्ड्स एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट सर्व्स। सो अब हिस्ट्री स्लेवरी से फ्यूडलिज्म में एंटर करती है। अब प्रोडक्शन का सेंटर फैक्ट्री नहीं, लैंड है। जो लैंड कंट्रोल करेगा वही सोसाइटी कंट्रोल करेगा। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होगा? बेस्ड ऑन लैंड ओनिंग लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। सो यहाँ लैंड सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो गया। सो लैंड लॉर्ड के पास होती थी, ठीक है। तो मतलब लैंड किसके पास होगा? लॉर्ड्स के पास होगा। और सर्फ्स कौन क्या करेगा? सर्फ्स उस लैंड पर काम करेगा। तो लैंड उनका तो नहीं होगा, बस वो उस पर काम करेगा। तो इवेंचुअली वही बात हो गया जो स्लेव और स्लेव ओनर्स के बीच में था। फिर इस पे क्लासेस क्या होगा कि डोमिनेंट क्लास आर लॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेसी या फिर एंड दे एक्सप्लॉइटेड क्लास, सर्व्स एंड पीजेंट्स। सो अब क्लासेस चेंज हो गई, स्लेव ओनर्स की जगह लॉर्ड्स आ गए, स्लेव्स की जगह सर्व्स आ गए, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका फॉर्म बदला। अब इसके बाद इकोनॉमिक बेसिस क्या होगा? लैंड ओनरशिप हो जाएगा। सर्व्स वर्क द लैंड एंड गिव अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट टू द लॉर्ड। सो सर्व्स फार्मिंग करते थे, हार्वेस्ट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उस हार्वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा लॉर्ड को देना पड़ता था। यही फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन का बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेज 4 है, जो कि अभी चल रहा है कह सकते हैं, जो कि है कैपिटलिज्म, ठीक है। सो कैपिटलिज्म का नेचर क्या होगा? इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज वेयर फैक्ट्री ओनर्स, जो कि बोर्जुआ होता है, एक्सप्लॉइट वेज वर्कर्स, प्रोलिटेरिएट, ठीक है। सो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म आता है। अब लैंड की जगह फैक्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है और नई क्लासेस इमर्ज करती है, जो कि बोर्जुआ और प्रोलिटेरिएट। सो इनके प्रॉपर्टी क्या होंगे? प्राइवेट ओनरशिप बाय द बोर्जुआ, जिनको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, हु हायर द प्रोलिटेरिएट, जो कि वर्कर्स है। सो फैक्ट्री कैपिटलिस्ट की है, मशीन कैपिटलिस्ट की है, रॉ मटेरियल कैपिटलिस्ट का है,
वर्कर के पास सिर्फ एक चीज है, अपनी लेबर पावर, वही वो सैलरी के बदले बेचता है, ठीक है। फिर क्लासेस आ जाएगा यहाँ पे, डोमिनेंट क्लास जो कि बोर्जुआ होगा, एक्सप्लॉइटेड क्लास कौन होगा, प्रोलेटेरिएट जो कि वर्कर्स होते हैं। सो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, वर्कर लेबर प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के पास जाता है। इसी रिलेशनशिप को मार्क्स एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। सो इकोनॉमिक बेस क्या होगा इसका, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कैपिटलिस्ट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्कर्स सेल देयर लेबर फॉर ए वेज। सो कैपिटलिज्म की पूरी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर बेस्ड है। वर्कर को वेज मिलती है, लेकिन वर्कर जितनी वैल्यू क्रिएट करता है उससे कम पेमेंट मिलती है। बाकी जो डिफरेंस बचता है उसी को मार्क्स अगले सेक्शन में सरप्लस वैल्यू के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अभी तक का हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है द कैपिटलिस्ट मोड एंड सरप्लस वैल्यू, ठीक है। सो समरी ऑफ द कैपिटलिस्ट मोड गाइस, अब तक हम कैपिटलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब मार्क्स उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म बताते हैं, और ऑनेस्टली अगर हम मार्क्स की थियरी में सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना चाहे तो वो है सरप्लस वैल्यू। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सर्वाइव करता है। इन मार्क्स डेफिनेटिव critic of the capitalist mode of production, he emphasizes that the system survives by extracting surplus value from workers. मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, उसका रियल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां से आता है, मार्केट से नहीं, मशीन से नहीं। मार्क्स बोलते हैं प्रॉफिट अल्टीमेटली वर्कर के लेबर से ही आता है। वर्कर जितनी वैल्यू क्रिएट करता है उससे कम वेज उसे दी जाती है, जो डिफरेंस बचता है उसी को मार्क्स सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, और कैपिटलिस्ट उसी सरप्लस को अपने पास रख लेता है। इसी वजह से मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म वर्कर के लेबर को एक्सप्लॉइट करता है। वर्कर्स प्रोड्यूस आइटम्स दैट आर वर्थ मोर देन द वेजेस दे रिसीव। सो एग्जाम्पल अगर ले तो सपोज एक वर्कर एक दिन में 5,000 की वैल्यू क्रिएट करता है, लेकिन उसको सैलरी सिर्फ 1,500 मिलती है। अब रिमेनिंग 3,500 कहाँ गया, मार्क्स के अकॉर्डिंग वही सरप्लस वैल्यू है। वर्कर ने वैल्यू क्रिएट की, लेकिन उस वैल्यू का ओनर कैपिटलिस्ट बन गया, इसी को एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं मार्क्स। कैपिटलिस्ट कैप्चर दिस डिफरेंस एज प्रॉफिट टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। अब कैपिटलिस्ट उस 3,500 को कंज्यूम ही नहीं करता, वो उस प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करता है, नई मशीन, नई फैक्ट्री, और ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा प्रॉफिट। इस प्रोसेस को मार्क्स कैपिटल एक्यूमुलेशन बोलते हैं, यानी पैसा और पैसा बनाता रहता है, ठीक है। सो कैपिटल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते रहता है। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एलियनेटेड फ्रॉम दोज हु प्रोड्यूस देम। अब यहां से ही हम एलियनेशन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे कि अब मार्क्स बोलते हैं कि आयरनी देखो, जो वर्कर प्रोडक्ट बनाता है उसी प्रोडक्ट पर उसका कोई ओनरशिप नहीं होता, वो उसका यूज भी नहीं कर पाता, प्रोडक्ट उससे अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को मार्क्स बाद में फिर एलियनेशन के कंसेप्ट से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट इज दैट टॉपिक दैट मार्क्स सेज, दैट इज व्हाई कैपिटलिज्म विल कोलैप्स। सो मार्क्स प्रेडिक्टेड द फॉल ऑफ कैपिटलिज्म ड्यू टू 3 प्राइमरी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस। अब मार्क्स एक और बोल्ड प्रेडिक्शन करते हैं, दैट इज उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म हमेशा सर्वाइव नहीं करेगा, उसके अंदर ही ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस है जो एक दिन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कैपिटलिज्म अपना खुद का एनिमी खुद है। वर्सनिंग वर्कर एलियनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, पहला कॉन्ट्राडिक्शन, वर्कर्स कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, सैलरी कम, वर्किंग आवर्स ज्यादा, कंट्रोल जीरो, रेस्पेक्ट भी नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, एलियनेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, और डिसैटिस्फाइड वर्कर्स इवेंचुअली रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। सो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि वेल्थ कुछ लोगों के पास कंटिन्यूअसली कंसेंट्रेट होती रहती है, रिच और रिच हो जाते हैं, पुअर और पुअर, मिडिल क्लास प्रेशर में आ जाती है, यानी इनइक्वालिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहती है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सस्टेनेबल नहीं है। रिकरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ओवर प्रोडक्शन। अब ये है तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कैपिटलिज्म कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस करते रहता है, कभी कभी इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं होती, गुड्स बिकते नहीं, फैक्ट्रीज बंद होती है, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ये पीरियोडिक इकोनॉमिक क्राइसिस मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म की नेचुरल प्रॉब्लम है। These internal contradictions will inevitably cause capitalism to collapse, paving the way for socialism and communism. मार्क्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी नहीं है, ये सिस्टम के अंदर परमानेंटली एग्जिस्ट करती है, और एक स्टेज के बाद कैपिटलिज्म कोलैप्स करेगा, उसके बाद सोशलिज्म और फाइनली कम्युनिज्म एस्टैब्लिश होगा। ये मार्क्स हिस्टोरिकल प्रेडिक्शन था, ठीक है।
अब उनका लास्ट टॉपिक जो कि है एलियनेशन, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो द इंस्ट्रेंजमेंट ऑफ वर्कर्स अंडर कैपिटलिज्म। अब हम मार्क्स के दूसरे सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं जो कि है एलियनेशन। ठीक है, तो अगर सरप्लस वैल्यू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लेन करता है तो एलियनेशन साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन डिस्क्राइब the systematic estrangement of workers from their own labor, humanity, and community due to the structural mechanics of capitalism. एलियनेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अपनी ही लाइफ से डिस्कनेक्टेड फील करना। वर्कर को लगता है काम मेरा है लेकिन कंट्रोल मेरा नहीं है, प्रोडक्ट मेरा है लेकिन ओनरशिप मेरी नहीं है, सोसाइटी मेरी है लेकिन रेस्पेक्ट मेरी नहीं है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चरल आउटकम है। Alienation is not merely a subjective feeling but an objective socio-economic condition। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मार्क्स बोलते हैं कि एलियनेशन डिप्रेशन या सैडनेस का नाम नहीं है, ये पर्सनल इमोशन भी नहीं है। ठीक है, ये जो है ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से क्रिएट होने वाली ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, यानी प्रॉब्लम इंडिविजुअल में नहीं सिस्टम में है। अब it occurs because workers do not own the means of production and hence are forced to sell their labor power as a commodity to survive। वर्कर्स के पास मशीन नहीं, फैक्ट्री नहीं, लैंड नहीं, उसके पास सिर्फ एक चीज है जो कि है लेबर पावर, और सर्वाइवल के लिए उसको वो लेबर पावर मार्केट में बेचनी पड़ती है। इसी कंपल्शन की वजह से एलियनेशन स्टार्ट होता है। नाउ मार्क्स यूज द कंसेप्ट ऑफ गटविंग स्वीजन, ये कभी भी मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता है ढंग से। ठीक है, गैटिंग स्वीजन जो भी है, टू डिफाइन ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो अब मार्क्स एक जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है जो कि इंट्रोड्यूस करता है जिसको इंग्लिश में हम स्पीसीज बीइंग बोलते हैं। ये यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है कि स्पीसीज बीइंग का मतलब क्या है, कि ह्यूमन बीइंग्स की रियल नेचर। So what separates humans from animals is our ability to consciously, freely and creatively transform our physical world to meet our needs। So animal instinct से काम करते हैं लेकिन humans consciously create करते हैं। हम इमेजिन करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, क्रिएटिविटी यूज करते हैं। यही हम नेचर, ह्यूमन नेचर, इसी को मार्क्स स्पीसीज बीइंग बोलते हैं। इन एन आइडियल सेटिंग लेबर इज जॉयफुल सोर्स ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड पर्सनल आइडेंटिटी। अब देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग आइडियल सोसाइटी में वर्क पनिशमेंट नहीं होता, वर्क क्रिएटिविटी होता है, वर्क सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, वर्क से इंसान अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है। Capitalism subverts this by turning labor into coercive tool for sheer survival, robbing individuals of their basic humanity। अब देखो कैपिटलिज्म में सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। लोग काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको क्रिएटिविटी पसंद है, लोग काम करते हैं क्योंकि उनको सरवाइव करना है, सैलरी चाहिए, रेंट देना है, फूड खरीदना है, यानी वर्क फ्रीडम नहीं मजबूरी बन जाता है। तो और इसी वजह से ह्यूमन क्रिएटिविटी ग्रेजुअली खत्म होने लगती है। तो इससे अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। वर्कर्स डोंट ओन व्हाट दे मेक, इट बिलोंग्स टू द बॉस। अब मार्क्स एलियनेशन का पहला फॉर्म बताते हैं। वर्कर पूरा दिन प्रोडक्ट बनाता है लेकिन वो प्रोडक्ट उसका नहीं होता, उसका ओनर कैपिटलिस्ट होता है। ठीक है, सो वर्कर्स का उस प्रोडक्ट पर जीरो कंट्रोल होता है। द फाइनल आउटपुट इज इमीडिएटली अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। जैसे ही प्रोडक्ट कंप्लीट होता है ओनरशिप इंस्टेंटली कैपिटलिस्ट के पास चली जाती है। वर्कर सिर्फ लेबर प्रोवाइड करती है, ओनरशिप कभी नहीं मिलती। आउटपुट बिलोंग्स टू कैपिटलिस्ट, एक्ट्स एज अ होस्टाइल इकोनॉमिक पावर। अब आयरनी देखो, जो प्रोडक्ट वर्कर ने बनाया वही प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट यूज होता है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कैपिटलिस्ट और पावरफुल होता है, वर्कर वहीं का वही रह जाता है। इसी को मार्क्स हॉस्टाइल इकोनॉमिक पावर बोलते हैं। अब नाउ द पैराडॉक्स, द मोर वैल्यू द वर्कर क्रिएट्स द मोर पावरफुल द कैपिटलिस्ट बिकम्स। यही मार्क्स की फेवरेट पैराडॉक्स है। नॉर्मली हम सोचते हैं ज्यादा काम करोगे तो तुम पावरफुल बनोगे। मार्क्स बोलते हैं कैपिटलिज्म में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जितना वर्कर प्रोडक्टिव होता है उतना कैपिटलिस्ट रीच होता है, ना कि वर्कर। वर्कर की कंडीशन नेसेसरीली इंप्रूव नहीं होती। द रिजल्ट, द फिजिकल ऑब्जेक्ट स्टैंड्स अपोज टू द लेबरर एज एन एक्सटर्नल डोमिनेटिंग एंड हॉस्टाइल पावर। अब वर्कर अपने ही प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता, वही प्रोडक्ट मार्केट में उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक पावर बन जाता है, यानी उसकी मेहनत उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है।
For example, a factory line worker assembling luxury smartphones cannot actually afford to purchase one. ये एग्जाम्पल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। इमेजिन करो एक वर्कर पूरा दिन प्रीमियम स्मार्टफोन असेंबल करता है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम है कि वो वही स्मार्टफोन खुद नहीं खरीद सकता। यही है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। इसके बाद आता है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस। वर्क इज रिपीटेटिव एंड डायरेक्टेड बाय अदर्स, नॉट ए क्रिएटिव चॉइस। अब एलियनेशन का सेकंड फॉर्म है जहां यहाँ प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं, काम करने का प्रोसेस है। वर्कर डिसाइड ही नहीं करता कि कैसे काम करना है, मैनेजर डिसाइड करेगा, मशीन डिसाइड करेगी, प्रोडक्शन लाइन डिसाइड करेगी। ठीक है, सो रिपीटेटिव, रॉ, मैकेनिकल, नो कंट्रोल ओवर वर्किंग डिजाइन। रोज वही काम, सेम मूवमेंट, सेम टाइमिंग, सेम मशीन। वर्कर की क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, उसका रोल एक मशीन का पार्ट जैसा बन जाता है। The actual process of working is reduced to a meaningless, highly repetitive mechanical routine. काम इंटरेस्टिंग नहीं होता, सिर्फ रूटीन बन जाता है। वर्कर इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करता है, उसको सिर्फ सैलरी का वेट रहता है, काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। Now this creates the paradox because tasks are hyper specialized and managed from the top down. Workers have zero autonomy. So worker को सिर्फ एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग ऊपर होती है, प्लानिंग भी ऊपर होती है, इनोवेशन भी ऊपर होती है। वर्कर के पास ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है, सो द रिजल्ट इज द लेबर ब्रिंग्स नो मेंटल डेवलपमेंट, जॉय और सेटिस्फेक्शन। नाउ काम सिर्फ बॉडी को थकाता है, माइंड डेवलप नहीं होता, क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती, खुशी नहीं मिलती, वर्क एक बर्डन बन जाता है। ठीक है, सो वर्क इज कंप्लीटली एक्सटर्नल टू द वर्कर्स ट्रू आइडेंटिटी, फीलिंग लाइक अ फॉर्म ऑफ फिजिकल सेल्फ सेक्रीफाइस rather than a personal choice. मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर अपने काम को आइडेंटिटी नहीं मानता, उसको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूँ। यही एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस का फाइनल आउटकम है। ठीक है, सो इसके साथ हम मूव करते हैं ऑलमोस्ट अपने लास्ट टॉपिक्स पे। ठीक है, जो कि है एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, जो कि एलियनेशन फ्रॉम स्पीसीज बीइंग। ठीक है, कि पीपल आर नेचुरली क्रिएटिव बट कैपिटलिज्म रिड्यूसेस देम टू कॉग्स इन ए मशीन, shuts down free human creativity and transforms life into mere wage. Guys देखो, अब हम एलियनेशन के थर्ड फॉर्म पर आ गए हैं, जो कि है एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, या मार्क्स के वर्ड्स में एलियनेशन फ्रॉम स्पीसीज बीइंग। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि मार्क्स के अकॉर्डिंग इंसान की असली पहचान क्या है। क्रिएटिविटी, फ्रीडम, इनोवेशन, कॉन्शियसली दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना, यही स्पीसीज बीइंग था। लेकिन कैपिटलिज्म क्या करता है, वर्कर को क्रिएटिव इंसान की जगह एक मशीन का छोटा सा पार्ट बना देता है। जैसे मशीन के अंदर एक गियर होता है, उस गियर का अपना कोई डिसीजन नहीं होता, बस कॉन्टिन्यूसली काम करते रहता है। एग्जैक्टली वैसे ही वर्कर से प्रोडक्शन का एक कंपोनेंट बन जाता है, उसकी क्रिएटिविटी ग्रेजुअली खत्म होने लगती है, लाइफ का पर्पस सिर्फ सैलरी अर्न करना रह जाता है। द पैराडॉक्स that it creates is, instead of using work to consciously save the world, people work solely to satisfy basic animalistic survival needs like food, shelter and clothing. ये मार्क्स का बहुत पावरफुल पैराडॉक्स है कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या था। हम कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, एनिमल सिर्फ सर्वाइव करते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, ह्यूमन भी सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करता है, खाना, कपड़ा, मकान, बस। यानी जो चीज हमें एनिमल से अलग बनाती है, अलग बनाती थी, वो कैपिटलिज्म वाली चीज धीरे धीरे खत्म कर देता है। ठीक है, सो द रिजल्ट इज इंडिविजुअल्स लूज टच विद देयर यूनिक ह्यूमन पोटेंशियल, दे व्यू देमसेल्फ मियरली एज इंस्ट्रूमेंटल कॉग्स ऑपरेटिंग विद अ मैसिव इंडस्ट्रियल इंजन। सो रिजल्ट क्या होता है कि इंसान अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाता है, उसको लगता है मैं क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एम्प्लॉई हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्शन लाइन का एक पार्ट हूँ, और इसी को मार्क्स एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ बोलते हैं। नाउ एलियनेशन फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग्स, कंपटीशन फॉर जॉब्स turns fellow workers into rivals rather than community members, so pits workers in market race, breaks down solidarity. अब देखो एलियनेशन का फोर्थ और फाइनल फॉर्म क्या है कि एलियनेशन फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग्स। मार्क्स बोलते हैं कैपिटलिज्म कॉपरेशन को एनकरेज नहीं करता, कंपटीशन को एनकरेज करता है।
जो वर्कर हमारा फ्रेंड होना चाहिए था वही हमारा कॉम्पिटिटर बन जाता है। ठीक है, सो प्रमोशन के लिए कंपटीशन, जॉब के लिए कंपटीशन, सैलरी के लिए कंपटीशन, रिजल्ट क्या होगा कि सॉलिडरिटी ब्रेक हो जाएगा। नाउ द पैराडॉक्स दैट इट क्रिएट्स इज द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फोर्सेस पीपल टू व्यू अदर्स थ्रू अ लेंस ऑफ फाइनेंशियल यूटिलिटी एंड मार्केट कंपटीशन। नॉर्मली सोसाइटी में रिलेशनशिप ट्रस्ट पर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म में लोग दूसरे इंसान को पहले कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं। हर रिलेशन फाइनेंशियल यूटिलिटी के बेसिस पर जज होने लगता है, यानी इंसान को इंसान नहीं मार्केट कॉम्पिटिटर समझाता है। ठीक है, सो the result is co-workers are treated as economic rivals rather than collaborative allies, destroying natural community solidarity. तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि वर्कर्स यूनाइट नहीं करते, वर्कर्स compete करते हैं, और जब वर्कर्स डिवाइड होंगे तब कैपिटलिस्ट सिस्टम और स्ट्रांग होता जाएगा। इसी वजह से मार्क्स वर्कर्स की यूनिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर ओवरकमिंग एलियनेशन। सो द मार्क्सिस्ट solution is Marx emphasized that alienation cannot be solved by simply raising wages or improving workplace aesthetics, because it is structurally tied to the private ownership of the means of production. The only true remedy is the complete सिस्टमेटिक ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म। अब मार्क्स सोल्यूशन बताते हैं कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क्स कभी नहीं बोलते कि सैलरी इंक्रीज कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऑफिस ब्यूटीफुल बना दो, एसी लगा दो, कैफेटेरिया बना दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स बोलते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है, जब तक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगी एलियनेशन भी रहेगा, इसीलिए परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ एक है जो कि है कम्युनिज्म। ठीक है, सो इन ए कम्युनिस्ट सोसाइटी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय द होल सोसाइटी। सो कम्युनिज्म में फैक्ट्रीज किसी एक कैपिटलिस्ट की नहीं होती है ना, लैंड किसी एक पर्सन की नहीं होती है, मशीन्स किसी एक ओनर की नहीं होती, ओनरशिप कलेक्टिव होती है, सोसाइटी की होती है। सो लेबर बिकम्स अ फ्री क्रिएटिव एंड जॉयफुल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। अब वर्कर मजबूरी में काम नहीं करता, वर्कर वर्क क्रिएटिविटी बन जाता है, वर्क सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाता है, वर्कर अपनी रियल ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सप्रेस करता है। वर्कर्स कोऑपरेट नॉट कम्पीट। कैपिटलिज्म में कंपटीशन था, कम्युनिज्म में कॉपरेशन होगा। एक वर्कर दूसरे वर्कर का राइवल नहीं, पार्टनर होगा। ह्यूमन नीड्स आर मेट नॉट प्रॉफिट। एलियनेशन इज अबॉलिश्ड। कैपिटलिज्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था, कम्युनिज्म का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, मतलब जब प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए नहीं ह्यूमन नीड्स के लिए होगा तब मार्क्स के अकॉर्डिंग एलियनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लास स्ट्रगल मैकेनिक्स। सो द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggles। ठीक है, सो ये मार्क्स का सबसे फेमस कोटेशन है, यूपीएससी में डायरेक्टली कोट किया जा सकता है इसको। ठीक है, ये मार्क्स बोलते हैं हिस्ट्री किंग्स की हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री वार्स की हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री फंडामेंटली क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। हर सोसाइटी में दो अपोजिट क्लासेस रही हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट ने हिस्ट्री को मूव किया है। Karl Marx's theory of class struggle posits that human history is fundamentally driven by economic conflict between the ruling class who own the means of production and the oppressed class who provide the labor। Simple language में अगर देखें कि एक क्लास ओनरशिप रखती है, दूसरी क्लास लेबर प्रोवाइड करती है, इन दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट होते हैं, इसी कॉन्फ्लिक्ट को मार्क्स का क्लास स्ट्रगल बोलते हैं, और इसी स्ट्रगल से सोशल चेंज होता है। नाउ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन द फिजिकल नॉन ह्यूमन इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस वेल्थ सच एज फैक्ट्रीज, लैंड, मशीनरी, रॉ मटेरियल। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन याद है जो हम पढ़े थे स्टार्टिंग में कि फैक्ट्रीज, मशीन्स, लैंड, रॉ मटेरियल्स, जो भी वेल्थ प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। द टू क्लास मॉडल इन एवरी हिस्टोरिकल एपॉक society splits into two primary opposing groups based on their relation to the means of production: the bourgeois, the capitalist, and the proletariat workers। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो मेजर क्लासेस हैं, bourgeois जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करती है, फिर दूसरे हैं जो कि है proletariat, सिर्फ लेबर पावर ओन करता है, और इसी रिलेशनशिप की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक्सप्लॉयटेशन एंड सरप्लस वैल्यू। Capitalists pay workers only a fraction of the actual value their labor generates. The remaining wealth, the surplus value, is kept by the capitalist as profit, making the rich richer while keeping workers subjugated। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम पार्ट 4 में डिटेल में देख चुके हैं कि वर्कर 100 की वैल्यू क्रिएट करता है, उसको 40 की वेज मिलती है, बाकी 60 कैपिटलिस्ट के पास प्रॉफिट बनकर चली जाती है। इसी डिफरेंस को मार्क्स सरप्लस वैल्यू बोलते हैं। अब haves versus have-nots conflict is inevitable because the owning class wants to maximize profit by keeping wages low, while the working class wants better
पे एंड कंडीशन। सो अब कन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल क्यों है? कैपिटलिस्ट चाहता है सैलरी कम रहे, प्रॉफिट ज्यादा रहे, वर्कर चाहता है सैलरी बढ़े, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो, दोनों की डिमांड्स अपोजिट है, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना इनएविटेबल है। Now, inevitability of revolution. Capitalism contains the seeds of its own destruction. As capitalism grows, competition forces factory owners to cut costs by lowering wages and replacing humans with machinery. This creates इंटेंस वाइड स्प्रेड मिजरी अमॉन्ग द वर्किंग क्लास। सो अब मार्क्स अपनी फाइनल प्रेडिक्शन देते हैं कि कैपिटलिज्म जितना डेवलप करेगा कंपटीशन उतनी बढ़ेगी, कंपटीशन की वजह से कैपिटलिस्ट क्या करेगा, सैलरी रिड्यूस करेगा, ठीक है, मशीन्स इंट्रोड्यूस करेगा, ऑटोमेशन बढ़ेगा, वर्कर्स की कंडीशन और खराब होगी, और इसी प्रोसेस में कैपिटलिज्म अपनी डिस्ट्रक्शन का सीड खुद क्रिएट करेगा। So phase 1 में class in itself, workers are distinct economic group but do not yet realize their shared plight or power. So सबसे पहला स्टेज है, वर्कर अलग क्लास तो है लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं होता। हर वर्कर अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम समझता है, कलेक्टिव प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद आता है क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास कॉन्शियसनेस भी इसको बोलते हैं। ड्रिवन बाय एक्सप्लॉइटेशन, वर्कर्स डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस, दे लुक पास्ट द फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ रिलीजन एंड मीडिया टू रियलाइज दे शेयर अ कॉमन एनिमी दैट इज द कैपिटलिस्ट सिस्टम। नाउ कॉन्टिन्यूस एक्सप्लॉइटेशन के बाद वर्कर्स को समझ आता है कि प्रॉब्लम में इंडिविजुअल नहीं है, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम की है, सब वर्कर्स का कॉमन एनिमी है कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसी रियलाइजेशन को मार्क्स क्लास कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसके बाद फेज 3 में आता है द रिवॉल्यूशनरी आउटकम। वंस क्लास कॉन्शियसनेस इज अचीव, द प्रोलिटेरियट विल यूनाइट ग्लोबली टू लॉन्च अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। अब जब क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, वर्कर्स यूनाइट करते हैं और फिर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लॉन्च करते हैं, ये मार्क्स का रिवॉल्यूशनरी आउटकम है। नाउ स्टेप्स टू द अल्टीमेट गोल। फर्स्ट, ओवरथ्रो द बोर्जुआजी, वर्कर्स राइज अप एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया फिर कि कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास को रिमूव करना, यानी बोर्जुआज की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को खत्म करना। Second is your dictatorship of the proletariat, a temporary transition phase where the working class holds the political power to dismantle capitalist structures and resist counter revolution. So revolution के तुरंत बाद final communism नहीं आता, बीच में एक टेम्पररी स्टेज आती है जिसे मार्क्स बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट। यहाँ वर्किंग क्लास पॉलिटिकल पावर होल्ड करती है, कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करती है और काउंटर रिवॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करती है। नाउ ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म, अ स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड एंड फॉर्म ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? कम्युनिज्म। ना स्टेट होगा वहां पे, ना क्लासेस होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ओन्ड होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल होगा फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। यह मार्क्स का सबसे फेमस प्रिंसिपल में से एक है। नाउ द रिजल्ट is your a classless society of equality, freedom and human fulfillment, a society where the means of production are owned collectively and resources are distributed equally for everyone. So यही मार्क्स का फाइनल ड्रीम था, एक ऐसी सोसाइटी जहां एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एलियनेशन ना हो, प्राइवेट ओनरशिप ना हो, सब लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ जिए, रिसोर्सेज कलेक्टिवली ओन्ड हो और ह्यूमन क्रिएटिविटी अपने हाईएस्ट लेवल तक डेवलप हो सके। सो इसी आइडियल सोसाइटी को मार्क्स कम्युनिस्ट सोसाइटी कह सकते हैं, ठीक है। सो आई होप that the topic of Karl Marx is clear to you now, and I hope if you like the lecture methodology, do like the video and do let me know some feedbacks if there is any. So yeah, see you with the next topic of sociology optional. Until then, keep smiling.